जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं पर्यावरण अध्ययन का मैराथन वीडियो लाया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के कम से कम 5 अंक जरूर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि अब हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से लाजवाब वीडियो को। सबसे पहले यहां पर हम बात करें इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो आप बताएंगे एजी टांसले है। बार बार पूछा गया है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने वर्ष 1869 में। देखिए, इकोसिस्टम अलग है, इकोलॉजी अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे अर्नीस्ट नीस। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, ये तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव बाबा नहीं भैया, रामदेव मिश्रा। ठीक है, अब हम बात करें अपने एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण की। आपको पता है पर्यावरण के अंतर्गत स्थलमंडल भी आता है, पर्यावरण के अंतर्गत जीवमंडल आता है, वायुमंडल आता है, जलमंडल आता है। स्थलमंडल में कौन कौन आता है, जैसे मान लो कोई पर्वत है, मरुस्थल है, मैदान है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, स्थलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, है ना, ये सभी आते हैं जीवमंडल के अंतर्गत। जलमंडल के अंतर्गत क्या आता है, तो नदी हो गया, तालाब हो गया, झीलें हो गई, समुद्र हो गया, हिमनद हो गए, ये सभी हमारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए आपको पता है वायुमंडल क्या है, कई परतों में बांटा गया है ना, जो 5 परतें हैं वायुमंडल में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतें हैं जो ये वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ओके, समझ गए ना। पूछा जाए आपसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप बताएंगे मध्यमंडल है। पूछा जाएगा आपसे कि जो ओजोन परत है वह कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आप बताएंगे ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और जो वायुयान है वह भी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। आंधी तूफान मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं ये सभी हमारे क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसके बाद हम, आपको पता है जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें 2 तरह के घटक शामिल हैं। एक तो है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। अब जैविक घटक क्या होता है, जिनमें क्या होता है, जीवन होता है, मतलब श्वसन क्रिया होती है ना, जिनमें जीवन होता है उन्हें कहते हैं हम जैविक घटक, और जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें कहते हैं अजैविक घटक। जैसे हम बात करें यहां पर जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा, अपघटक आएगा। उत्पादक क्या होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होता है, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है। और उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, उपभोक्ता ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, तो उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता। और अपघटक क्या होते हैं, अपघटक के अंतर्गत आते हैं कवक और जीवाणु। ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो मृत अवशेष होते हैं या सब्जियों फलों के छिलके होते हैं, इनको क्या है अपघटित करने का ये काम करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे तीनों ही। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कवक कैसा घटक है, तो आप बताएंगे कवक जैविक घटक है। पेड़ पौधे क्या है, जैविक घटक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, जैविक घटक। अब अजैविक घटक क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए अजैविक घटक में क्या क्या आता है, अजैविक घटक को 3 तरह से बांटा गया है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। देखिए कार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, यूरिया, ये सभी होते हैं हमारे कार्बनिक घटक। ठीक है,
कैसे घटक हैं और ये अजैविक हैं। ठीक है, कोई भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए यदि प्रोटीन कैसा घटक है तो आप बताएंगे अजैविक है, वसा कैसा है तो बताएंगे अजैविक है। इसके बाद हम बात करें अकार्बनिक, तो इसके अंतर्गत क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, जो ये तत्व होते हैं, या मिट्टी, चट्टान, खनिज, ये सभी क्या है, ये भी क्या है, हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, ये सभी क्या है, हमारा अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना। अब देखिए एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ था कि हरे पेड़ पौधे और शैवाल क्या होते हैं, तो भैया हरे पेड़ पौधे और शैवाल उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं, तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, है ना, ये सभी क्या है, उपभोक्ता होते हैं। और जीवाणु और कवक क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे जीवाणु और कवक अपघटक के अंतर्गत या अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकृति का मेहतर या प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो आप या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, जीवाणु, या मिलेगा कवक, है ना। और कभी कभी अक्सर एग्जाम में क्या है, ऑप्शन में गिद्ध भी दिया जाता है ना, तो आपको गिद्ध दिखाई दे तो भी आपको आंसर बताना है गिद्ध। प्रकृति का मेहतर गिद्ध को भी कहा जाता है, जीवाणु को भी कहा जाता है, कवक को कहा जाता है। पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा है। इसके बाद हम बात करें पारिस्थितिक तंत्रों की। आपको पता है दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, एक तो होता है मानव निर्मित और एक होता है प्रकृति द्वारा निर्मित, है ना। जैसे हम बात करें नदी, तालाब, झील, घास का मैदान, वन, ये सभी कैसे हैं, ये हमारे लिए प्रकृति ने प्रदान किए हुए हैं, अर्थात ये सभी कैसे हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, है ना, क्योंकि प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। दूसरी ओर हम देखें ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो उन्हें कहा जाता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जैसे धान का खेत हो गया, कोई पार्क हो गया, बगीचा हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, यहां से पूछा जाएगा धान का खेत कैसा पारिस्थितिक तंत्र है, तो आप बताएंगे ये कृत्रिम के अंतर्गत आएगा, है ना। देखिए यहां पर ये समझाया भी हुआ है ना। प्राकृतिक में देखिए घास का मैदान, वन, जंगल, नदियां, झील, सागर, ओके। अब देखिए यहां पर कहा गया है जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, जो स्थल पर होते हैं उन्हें कहा जाता है स्थलीय, और दूसरी ओर जो जल में होते हैं उन्हें कहा जाता है जलीय। जैसे घास का मैदान, वन, जंगल, ये क्या है, हमारे स्थल में होते हैं, मतलब यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गए। दूसरी ओर नदियां, तालाब, झील, सागर, समुद्र के कहां होते हैं, जल में होते हैं, मतलब ये जलीय हो गए। सिंपल है ये तो। अब एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा या सबसे स्थायी पूछा जाए तो आप बताएंगे समुद्र या फिर महासागर। पूछा जाएगा आपसे कि जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह भैया एक दिशीय होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बहुदिशीय होता है। यहां पर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो तो मेरे भाई एक दिशीय होता है, लेकिन जो खाद्य जाल होता है ये क्या है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए इसमें क्या है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह बहुत सारी दिशा में होता है, अर्थात बहुदिशा में होता है। ठीक है, अब यहां पर हम एक खाद्य श्रृंखला भी देख लेते हैं। आप लोग सोचते होंगे खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए हम देखते हैं एक घासीय स्थलीय की खाद्य श्रृंखला।
जैसे इसमें क्या है, जो घास है वो क्या हो गया, हमारा जो घास है वो क्या है, उत्पादक है। घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को सांप खाएगा और सांप को क्या है, गिद्ध खाएगा। तो ये क्या है, यह एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रही है। ठीक है, इसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। मतलब इसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना। जैसे घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को क्या है, मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया। और सांप को क्या है, गिद्ध ने खाया। तो ये क्या है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना। अब यही श्रृंखला यदि अब हम देखें यहां पर जलीय वाली, मतलब जो जल में होगी, तो जल में क्या होगा, शैवाल है ना। शैवाल को कौन खाएगा, जलीय पिस्सू खाएगा। जलीय पिस्सू कौन खाएगा, छोटी मछली खाएगी। छोटी मछली को क्या है, बड़ी मछली खाएगी। और बड़ी मछली कौन खाएगा, बगुला खाएगा, बतख खाएगा, सरस खाएगा। तो ये भी क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, समझ गए ना। इस तरह से खाद्य श्रृंखलाएं का निर्माण होता है। अब एग्जाम में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला को पूरा करें, इसमें से क्या है, बीच में एक किसी को अलग कर दिया जाएगा, है ना। और वहां पर आपको ऑप्शन में रहेंगे बहुत सारे, तो जो भी आपको वहां पर ठीक लगेगा वो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा, है ना। चलिए, इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये कई बार पूछा गया है, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है ना। यहां पर कहीं कहीं पर इसका नाम ओरिजिन भी मिलता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक बताइए कौन है, तो इसके लेखक हैं भाई चार्ल्स डार्विन। ठीक है, पूछा जाए आपको फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे लेमार्क हैं। अब हम कुछ सिद्धांत भी देखते हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे यदि पूछा जाए लेमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे लेमार्क ने दिया। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताएंगे ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, या सीधा आपसे पूछा जाएगा आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे यूकोलिप्टस को कहा जाता है आतंकवादी वृक्ष। पूछा जाएगा यदि आपसे कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। केंचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए यदि आपसे कि जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करता है, तो जलीय चक्र को वन नियंत्रित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो क्रम होता है वो कैसा होता है, तो आपको बता चुका हूं। खाद्य श्रृंखला में देखिए, कोई भी खाद्य श्रृंखला रहेगी, सबसे पहले उसमें उत्पादक होगा, है ना। एक क्रम होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई आगे पीछे हो जाए। खाद्य श्रृंखला का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले उसमें क्या है, उत्पादक आएगा, उसके बाद उपभोक्ता आएगा, फिर क्या है, सबसे बाद में अपघटक आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये यहां पर खाद्य श्रृंखला दिखलाई हुई गई है। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने, मेढक को सांप ने, सांप को बाज ने। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। ये घास की खाद्य श्रृंखला है ना। अगला है, सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो क्या होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऊर्जा के पिरामिड की बात की गई है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, फिर पूछा गया है एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड। देखिए, संख्या का पिरामिड की बात की गई है यहां पर। तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है वृक्ष में, तो आप बताएंगे उल्टा होता है। ठीक है, अगला है, खाद्य श्रृंखला में जो नेफिंथीस है, या जिसे हम कहते हैं घटपर्णी, है ना, जो कि कीट भक्षी पौधा होता है, आपको बताना है यह क्या है। तो देखिए, यह है चूंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से तो उत्पादक तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, दूसरे जीवों का भक्षण भी करता है। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, इनका क्या भक्षण करता है, तो यह द्वितीय उपभोक्ता भी होगा। तो हम कह सकते हैं जो घटपर्णी है यह उत्पादक भी होगा और द्वितीय उपभोक्ता भी होगा।
और जो कीटभक्षी पौधे होते हैं यह हमेशा ऐसी मृदा पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की क्या है, कमी होती है। इसलिए यह पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अगला है खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। यदि पूछा जाता है आपसे, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि खाद्य जाल में कैसा होता है ऊर्जा का प्रवाह है, तो खाद्य जाल में होता है बहुदिशीय। ठीक है। इसके बाद किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो साथियों किसी भी परितंत्र में जो तत्वों का चक्रण है वह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ओके। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। ध्यान रखिएगा साथियों, जो ये ऊर्जा होती है जब यह एक स्तर से दूसरे स्तर में इस तरह से जाती है तो ध्यान रखिएगा केवल 10% ही ऊर्जा क्या है, ट्रांसफर होती है ना, 10% ही ट्रांसफर होती है। और यह नियम कहलाता है लिंडमान का नियम, है ना। और यदि देखिए, हाँ जो मैंने बताया ना लिंडमान का नियम, पूछा जाए आपसे 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप बताएंगे लिंडमान, है ना, जो कि किससे संबंधित था, ऊर्जा से संबंधित था। चलिए अब देखिए हम बात करें यहां पर प्रकाश संश्लेषण की। ये होता क्या है, पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है, ठीक है, जिनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या है, उत्सर्जित करता है। ठीक है। इसके लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, उचित तापमान और क्लोरोफिल की क्या है इसमें आवश्यकता होती है इस क्रिया के लिए। ठीक है। अब यहां पर हम क्या है, कुछ घास के मैदान देखते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिए घास के मैदान बताए गए हैं, एक ओर तो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरी ओर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहां से भी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा भाई कहां पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा केपोस कहां पर, ब्राजील में, सवाना कहां पर, पूर्वी अफ्रीका में, सेलवास कहां पर, अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में। इस तरह से आप ये सारे देख सकते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेयरी, सवाना, लानोस, है ना। ये तो भाई आप जरूर पढ़ लेना इनको, तो ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए अब हम बात करें, ये बात तो हो गई कहां पर, हमारी विश्व लेवल पर बात हो गई। अब हम देखें भारत में कि भारत में कौन से घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर सोनमर्ग या गुलमर्ग, ये जो घास के मैदान है कहां पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। बुग्याल घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ओरमिल कहां पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। 16 घास मैदान कहां पाए जाते हैं, महाराष्ट्र या फिर पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बन्नी घास कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे गुजरात में पाई जाती है। ठीक है। आप एक काम करना, इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना, 2 बार वीडियो को देखना, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। चलिए अब देखिए हम क्या कर आते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, जिसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी, है ना। जैव विविधता जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा NC2 और एक सुना होगा XC2। NC2 मतलब क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण, और XC2 का मतलब है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें क्या है, देखिए इसका नाम ही बता रहा है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब NC2। जब साथियों जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास पर ही संरक्षित किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे आप देखें यहां पर राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत आएगा, स्वस्थान के अंतर्गत आएगा। वन्यजीव अभयारण्य किसके अंतर्गत आएगा, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र।
पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार, है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्वस्थानीय संरक्षण या फिर NC2 के अंतर्गत। और जब जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरी नई जगह पर संरक्षित किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है XC2 संरक्षण या फिर वाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, कोई चिड़ियाघर हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताएं आप कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा कौन सा आएगा स्वस्थानीय के अंतर्गत और कौन सा आएगा बाह्य स्थानीय के अंतर्गत। क्लियर? यदि आपसे पूछा जाए किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को कहा जाता है जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो आप बताएंगे W रोजन ने दिया था, वर्ष 1985 में दिया था। अगला है विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने किया था, वर्ष 1986 में। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा के पास या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन या विषुवतीय रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक कहां पाई जाती है, उस देश का नाम क्या है? तो देश का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्राजील। जैसे आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे शांत घाटियां पाई जाती है ना। भारत की दृष्टि से यहां पर हम बात कर रहे हैं, कहां पाई जाती है? शांत घाटियां पाई जाती है। शांत घाटी कहां पर है? तो आप बताएंगे शांत घाटी हमारी केरल में है। पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 22 मई को मनाया जाता है। पूछा जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे चेन्नई में है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं केवल इन्हीं क्वेश्चनों को करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे नॉर्मन मेयर्स ने किया था सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग वर्ष 1988 में। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो आप बताएंगे भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। एक तो क्या है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र वाला है, पश्चिमी घाट हो गया, और आप नोट कर लें इसको, इंडो बर्मा क्षेत्र है जो इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक है सुंडालैंड, है ना। ये भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर इनकी संख्या, तो आप बताइएगा 4। अब देखिए पूछा जाए दून घाटी कहां पर है, तो आप बताएंगे दून घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है। मरखा घाटी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहां पर, चमोली जिले में। शांत घाटी कहां पर है या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप बताएंगे केरल में है। और यहां पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत की दृष्टि से। लाहौल घाटी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, है ना। राष्ट्रीय उद्यान से भी आपको पता है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें हम जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं वो ही कवर करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना है, समय कम है, हमें क्या है, रिवीजन करना है, ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो एग्जाम में आए। यदि पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1936 में हुई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप बताएंगे सिक्किम में है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अंडमान एवं निकोबार में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। फेमस पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना। नागरहोल जिसे कहा जाए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में है ना। बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये मेघालय में है। केवल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप बताएंगे मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप बताएंगे केवल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मणिपुर में है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। यदि पूछा जाए आपसे विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बताएंगे येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? अमेरिका में है। पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बताएंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क है। पूछा जाए भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो आप बताएंगे 18 हैं। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो आप बताएंगे 11। अब एक क्वेश्चन है जो बार बार क्या है, ट्रेंडिंग में रहता है कि प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे नीलगिरी। ये कब घोषित किया गया? वर्ष 1986 में घोषित किया गया था। अब हम क्या करते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा है कहां पर? आप बताएंगे असम में है। एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? गुजरात में है। हंगुल मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में है। थामिन मृग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे केवल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर में है। और जो केवल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान है, यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाए साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस, तो इसके लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, जो है कहां पर? राजस्थान में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, पृथ्वी बार से साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जंगली गधा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए क्या प्रसिद्ध है? जो कच्छ का रण है ना, जो गुजरात में है ना, ये क्या है? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर, तो इसके लिए क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल में है। ये मेरे भाई रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाए ओलिव रिडली, जो कि कछुए की प्रजाति है, इस प्रजाति के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो उड़ीसा में है। ठीक। फिर क्या है, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य, जो कर्नाटक में है, और केलामेरू पक्षी अभयारण्य, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पर्यावरण से संबंधित
जो प्रमुख अधिनियम है या प्रमुख सम्मेलन है जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है उसको पढ़ लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, आप बताएंगे वर्ष 1972 में पारित किया गया था। पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, आप बताएंगे वर्ष 1980 में। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, वर्ष 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, वर्ष 1986 में किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो आप बताएंगे 1988 में आई थी। पूछा जाए जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, आप बताएंगे वर्ष 1974 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, वर्ष 1986 में किया गया था। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम कब पारित हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है। पूछा जाए पहला पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, और रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। जंगल अधिकार अधिनियम यह कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे वर्ष 2007 में हुआ था। ठीक। अब हम क्या करते हैं, वन संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें बिश्नोई आंदोलन जो वर्ष 1731 में हुआ था, इससे संबंधित व्यक्ति हैं अमृता देवी बिश्नोई, है ना। इसका उद्देश्य क्या था, वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान, देखिए इसका उद्देश्य क्या था, वृक्षों का संरक्षण क्या करना, और ये हुआ कहां था, ये हुआ था राजस्थान राज्य में। ये मुख्य रूप से खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए था। फिर हम बात करें यहां पर चिपको आंदोलन जो बहुत ही फेमस रहा है, वर्ष 1973 में हुआ था। यह उत्तराखंड राज्य में, ये भी किससे संबंधित था, वृक्षों के संरक्षण से था। इसमें क्या है, देखा जाए सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी ये प्रमुख रूप से थी। ठीक है, गौरा देवी। इसमें क्या था, लोग वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए थे ताकि वृक्षों को काटने से रोका जा सके, इसलिए इसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। अब हम बात करें इसके बाद अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1983 में हुआ था। कहां हुआ था, तो आप बताएंगे कहां हुआ था, कर्नाटक राज्य में हुआ था। और इसके जनक कौन थे, तो आप बताएंगे पांडुरंग हेगड़े थे। फिर हम बात करें नवधान्य आंदोलन जो हुआ था वर्ष 1987 में, जनक कौन था, वंदना शिवा। उद्देश्य क्या था, जैविक खेती और जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वर्ष 1985 में हुआ था। इसकी जनक कौन थी, मेधा पाटेकर। इसके साथ साथ इसमें क्या है, बाबा आमटे का नाम भी आता है। इसका उद्देश्य क्या था, जो सरदार सरोवर बांध था उसकी ऊंचाई के विरोध में यह हुआ था। ठीक है। और यह शुरू हुआ था गुजरात में, है ना, मुख्य रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, साइलेंट वैली आंदोलन, इसकी जनक कौन है, सुगाथा कुमारी है। कौन है, सुगाथा कुमारी। अब हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण फेमस पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें टुमारो बायोडायवर्सिटी, ये किसकी है, वंदना शिवा की है। संरक्षण या विनाश किसकी है, सरला बहन की है। स्पर्श गंगा ये किसकी है, रमेश पोखरियाल की है ना। ये वह पुस्तकें हैं जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं। डाउन टू अर्थ है, ये किसकी है, सुनीता नारायणन जी की है ना। जैसे ये एम एस स्वामीनाथन की है, ये बहुत ही फेमस है।
सुंदरलाल बहुगुणा की क्या है? धरती की पुकार। धरती की पुकार किसकी है ना? धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा की है ना? अब देखिए इकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये किसकी है? ये भी वंदना शिवा की है। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, ये जो कथन है किसका है? तो आप बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा का है। अब देखिए ये बार बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं यहां से क्वेश्चन, इसको आप जरूर देख लेना। भारत का जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का पक्षी पुरुष या फिर बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कैलाश सांखलिया को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र सिन्हा को कहा जाता है। आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे चेवांग नेरफिल को कहा जाता है। हीरो ऑफ एनवायरमेंट किसे कहा जाता है? हीरो ऑफ एनवायरमेंट तो ये कहा जाता है माइके पांडे को। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ हम गुणवत्ता मानक वाले देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है एग मार्क का संबंध किससे है? तो देखिए एग मार्क क्या है? एक प्रमाणक चिन्ह होता है जिससे क्या है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच होती है या पता चलता है इसके बारे में। पूछा जाए इको मार्क का संबंध किससे है? तो इको मार्क से पता चलता है जो उत्पाद है वह पर्यावरण के लिए कैसा है, इको फ्रेंडली है या फिर नहीं है। सोने की गुणवत्ता की जांच किससे की जाती है? हॉलमार्क से की जाती है। और पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु जो वाहनों पर है ये क्या है? ये ब्यूरो मानक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है, हम और भी कुछ प्रोजेक्ट देखते हैं जो कि जीव जंतुओं से संबंधित थे। जैसे हम बात करें यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो आप बताएंगे वर्ष 1973 में आया था। पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? आप बताएंगे वर्ष 1992 में आया था। हंगुल परियोजना कब आई थी? तो आप बताएंगे वर्ष 1970 में। गेंडा परियोजना 1987। समुद्री कछुआ परियोजना 1975। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। हेम तेंदुआ परियोजना वर्ष 2009। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। ये सारी परियोजनाएं आप याद रखिए, ठीक है, बहुत ही फेमस हैं। ओके, अब पूछा जाए वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक बाघ कहां पर है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। पूछा जाए गेंडा स्टेट किसे कहा जाता है? तो गेंडा स्टेट कहा जाता है असम को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो कंप्लीट देखोगे कम से कम आपके 5 अंक जरूर यहां से पक्के होने वाले हैं। पूछा जाए रेड डाटा बुक का जो संबंध है किससे है? तो रेड डाटा बुक में आपको पता है जो संकटग्रस्त जीव जंतु होते हैं इनको दर्शाया जाता है, अर्थात इसका संबंध किससे होता है? संकटग्रस्त जीव जंतुओं से होता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीवों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन्हें कहा जाता है फ्लोरा और जीव जंतुओं को कहा जाता है फना, है ना। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था? तो बता चुका हूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले ही सारी चीजें, ठीक है। अगला है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो आप बताएंगे वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? बताया था मैंने आपको सुंदरलाल बहुगुणा को। आप देखिए वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है। और वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो आप बताएंगे के एम मुंशी वन महोत्सव के जन्मदाता हैं।
वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए, वन महोत्सव अलग है जो जुलाई के प्रथम सप्ताह मनाया जाता है, और वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह है, अर्थात 1 से 7 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। अब अन्य महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे आप यहां पर बात करें आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस या फिर वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। यहां पर मैं केवल उन्हीं दिवस को लूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पेडागोजी। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ठीक है। शायद इसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से। मृदा के अध्ययन को शायद पेडालॉजी, हाँ पेडालॉजी कहा जाता है। आ गया ध्यान। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडालॉजी कहा जाता है। अब चलिए, अब हम और भी महत्वपूर्ण संस्थान देखते हैं ये कहां कहां पर स्थित हैं। जैसे यहां पर हम बात करें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहां पर है स्थित? यह जो विभाग है या संस्थान है ये कोलकाता में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है? ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये भी देहरादून में है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये लखनऊ में है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये करनाल में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये कानपुर में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहां पर है? ये बरेली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये मैसूर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है? ये नागपुर में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान कहां पर है? ये जोरहाट में है ना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। ये साथियों वह संस्थान थे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग यदि इसको एग्जाम से पहले 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो निश्चित ही आपको यहाँ ये सब याद रहेगा और आपके कम से कम 5 अंक जरूर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए, हम कुछ सम्मेलन या कुछ कार्यक्रम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही फेमस है ये, इसको आप देखना। जैसे हम पहले बात करें हम यूनेप की। यूनेप का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में है। और यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती हैं। और इसी के द्वारा जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बताइएगा यूनेप के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें IUCN, ये भी बहुत फेमस है। पहली बात तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये क्या करता है? संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है।
देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो आप बताएंगे रेड डाटा बुक जारी IUCN करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 को। मुख्यालय कहां पर है? सारी बातें यहां पर पूछी जाती हैं। अब देखिए WWF की बात करें हम, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, विश्व वन्यजीव कोष। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? ज्वाइंट पांडा है। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1961 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये क्या करती है संस्था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कहां हुआ था? कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर वर्ष 1987 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है उसको रोकना था। और इसी में निर्णय लिया गया था कि प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। इसी में यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, जो कहां हुआ था? जापान में हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर इसमें बात की गई थी। इसके बाद हम बात करें रियो पृथ्वी सम्मेलन, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था वर्ष 1992 में। इसमें क्या था? सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की इसमें क्या है? स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद हम देखें यहां पर जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो हुआ था वर्ष 2002 में। इसमें क्या था? सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। ऐसे ही आपको और भी क्लासें हम इसकी देंगे, ठीक है, जिससे आपका अच्छा स्कोर इसमें आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।